This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, हमने फर्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। इसकी कुछ फिगर्स हमने कंप्यूट की थी बच्चे। जी ये प्रोविजन का अकाउंट है बच्चे। अफाक साहब प्रोविजन का अकाउंट ये। सईद साहब आपने सुबह मॉर्निंग की क्लास नहीं ली आज? जी अफाक बच्चे देख लिया आपने? जी सर ठीक है सर। ये सईद साहब है थे सुबह क्लास में से। अच्छा 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 अच्छा, चले जी। अच्छा बच्चे, हमने फिगर्स नोट की थी। अदर इनकम की 5390 8698 5390 8698। बच्चे फिगर बताइएगा। सर 21212। अच्छा बच्चे, अब टैक्स की वर्किंग हमें करनी है। यहां से आगे हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, बी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्टिव हो गए बच्चे, वर्किंग करवानी है। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। फिगर्स बचे सर ये पहले रुपीज हम इन। सॉल्व करेंगे। क्या हुआ? सर अब पहले हम उस क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करने लगे। जी अब क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व, क्योंकि टैक्स की वर्किंग होगी तो बच्चे हम कर पाएंगे। पहले एक चीज पूछनी थी सर मैंने। जी जी पूछे। सर ये जो क्या कहते हैं, इसका जो हम ये वर्किंग करने लगे हैं टैक्स की, सर ये हम उस तरह ही करेंगे जैसे वो हम लोग डेफर्ड टैक्स में करते थे, मतलब इनकम टैक्स में हम करते थे, वो जो नोट ऑन टैक्सेशन बनाते थे, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, वो प्रायर पीरियड और रिकंसिलिएशन बनाते थे। जी बिल्कुल वैसा ही है, सेम वही है। तो ठीक है सैफ सर, थैंक बच्चे, यू। सैफ बच्चे ये देखो, वो कह रहा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2014 पे लीज का इतना क्लोजिंग बैलेंस है। साल भर में आपने पेमेंट इतने की है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं किया उन्होंने। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो रिकॉर्ड करना था। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करनी होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये फिगर है जी हमारे पास
6890 क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6890 क्लोजिंग बैलेंस। अब प्रिंसिपल की फिगर भी नहीं हमें बताई, इंटरेस्ट की फिगर भी नहीं हमें बताई, और ये इंस्टॉलमेंट की फिगर बता दी है जो पेमेंट की हुई है। बट हम अज्यूम करें यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट की फिगर हमें बताई है ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल की फिगर बताई हुई है। हमारे पास इस क्वेश्चन में और कोई सोल्यूशन नहीं था। ओपनिंग बैलेंस जो फिगर थी वो हमें कंप्यूट करनी थी, तभी हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कर सकते थे। अब इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करने के लिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट की ये फिगर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फिगर जो हमने प्रिंसिपल की पेमेंट की हुई है और जो क्लोजिंग बैलेंस है इन दोनों को सम करेंगे तो ये टोटल फिगर हमारे पास आएगी, और ये टोटल फिगर है 8906 और 511 11,890। इस पे हम रेट अप्लाई करेंगे 12.6%, तो हम कंप्यूट कर पाएंगे इंटरेस्ट की फिगर क्या है। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी। ठीक हो गया जी बच्चों? जी हो गया सैफ बच्चे, बात क्लियर? अच्छा बच्चे, अब कंप्यूटेशन हम टैक्सेबल प्रॉफिट की करने लगे हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट से हम स्टार्ट करते हैं बात को। अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर 21212 अभी अफाक ने मुझे बताई। इसमें बच्चे हमें दो एडजस्टमेंट्स ऐड करना होता है, इन एडमिसिबल एक्सपेंस, और बच्चे हम लेस करते हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस को। एडमिसिबल एक्सपेंस और इनएडमिसिबल एक्सपेंस। जी बच्चे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उस क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। जी बच्चे, लीज की फिगर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या अलाउएबल एक्सपेंस है, और लीज की डेप्रिसिएशन क्या अलाउएबल एक्सपेंस है? नो सर। नो। अब ये दोनों फिगर्स मुझे बतानी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कंप्यूट किया हुआ है और लीज की डेप्रिसिएशन उसने हमें खुद बताई हुई है 3750, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर, ये दोनों फिगर्स हम ले लेते हैं 1498। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1498 और डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट जी। डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट 3750 ही फिगर हमने पिक की थी ना जी। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर, ये दो फिगर्स तो हमने, ये दो एडजस्टमेंट्स तो हम कर चुके हो। नेक्स्ट, टैक्स की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन से 3000 से ज्यादा है, तो बच्चे लेस करते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, कितने से बच्चे? 3000। बच्चे लेस करती हैं। ये भी हो गया बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, लीज की पेमेंट भी तो की होगी ना, वो भी तो लेस करते हैं साथ ही। लीज वो उसने हमें बता दिया 5000 पे किया है। ये भी हो गया बच्चे क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट, सर ये ये लीज पेमेंट एडमिसिबल एक्सपेंस है सर? जी आपको याद होगा, एक्चुअली जितनी लीज इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर हम पे करते हैं वो लीज रेंटल कहलाता है, वो हमारे लिए अलाउएबल एक्सपेंस है। ठीक हो गया जी बच्चे, वो हमारे लिए अलाउएबल। और इनएडमिसिबल क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज का और लीज एसेट की डेप्रिसिएशन।
टैक्स के पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा बच्चे ये भी काम कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट बच्चे बताइएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इससे फिगर हम ले लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी इनएडमिसिबल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या फिगर है बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की? 120। और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ वो हमने कंप्यूट किए थे 50 के। ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? सही हो गया बच्चे? जी बच्चे, क्या कहा बच्चे? सैफ बैड डेट्स अलाउंस बच्चे हमने ऐड किए, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारा एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने चार्ज किया है, वो हमारे लिए इनएडमिसिबल है, और जो एक्चुअली राइट ऑफ है वो हमने लेस करना है। अच्छा, अब रून ने सवाल किया है सर वो पहले ही अकाउंट फॉर नहीं हो गई। अकाउंट फॉर बच्चे हमारी एक्सपेंस रून हमने कितने से चार्ज किया हुआ? अब ये देखो, हमने एक्सपेंस कितने से चार्ज किया? 120 से। हम अकाउंटिंग वाला एक्सपेंस नहीं मानते, हमने पूरे का पूरा ही एड बैक कर दिया। और एक्चुअली रिटर्न ऑफ कितने से? 50 से, वो हमने चार्ज कर दिया। ठीक हो गया ना बच्चे? ये एक्चुअली चार्ज नहीं हुआ आपको मैं एंट्री बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। एंट्री ये है कि बच्चे जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो हम प्रोविजन की एंट्री क्या पोस्ट करते हैं? हम एंट्री पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। वो हमने 120 और 120 से बच्चे रिकॉर्ड किया। और जो रिटर्न ऑफ होता है उसके लिए हम क्या बच्चे एंट्री पोस्ट करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल को 50 से हमने डेबिट कर दिया और डेटर्स को बचे हमने 50 से क्रेडिट कर दिया। ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए। ठीक है जी बच्चे, तो ये हमारे लिए अलाउएबल है। 120 इनएडमिसिबल है, 120 को हमने ऐड कर दिया, 50 से हमने डिडक्ट करवा दिया। जी, और बच्चे कोई प्रॉब्लम? सब बातें क्लियर हो गई हैं? जी बच्चे, कैलकुलेट कीजिएगा बच्चे कितनी अमाउंट है टैक्सेबल प्रॉफिट की। पहले इसका टोटल कर लें, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए टोटल करना। पहले इसका टोटल कर लें, ये फिगर कितनी बनती है? सर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो सर 8698 नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा तो और ही हमारे लिए इनएडमिसिबल है, जो लीज का है वही सिर्फ इनएडमिसिबल है ना। अगर हमने कोई लोन दिया हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे लिए इनएडमिसिबल नहीं होता। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे लिए इनएडमिसिबल सिर्फ वही है जो हमें टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया है कि ये टैक्स आपके लिए, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके लिए इनएडमिसिबल है और ये एडमिसिबल है। जी 26580 ये फिगर मुझे बताइए अरुण, 26580। अच्छा बच्चे, और ये बच्चे लेस करके ये फिगर बता दीजिएगा। 18530 18530। सर ये 21230 नहीं आ रही फिगर? ओके, नहीं सर ठीक है। ठीक है जी बच्चे, अच्छा ये टोटल फिगर बच्चे हमारी बन गई टैक्सेबल प्रॉफिट की। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, ये हमारा सारा नॉर्मल एनटीआर का टैक्स नहीं है, इसमें एक टैक्स है एफटीआर का, तो वो एफटीआर की इनकम इसमें से लेस करवा देता।
बिल्कुल ठीक है, शाबाश, डिविडेंड की है। वो डिविडेंड की इनकम कितनी है? वो अगेन वही 5000, उसका 18% लेना है आपने डायरेक्ट। $900। बच्चे ये इनकम एफटीआर की है, और एफटीआर के तो टैक्सेस के रेट्स सेपरेट है। रिमेनिंग बैलेंसेस बता दीजिएगा। बता दिया हुआ है ना उसने, 10% बताया नहीं था, उसने कहा था उसका 10% रेट है। 17630। ये देखे, ये उसने अलहदा से इसका रेट बता दिया हुआ है एफटीआर। 17630। ये बचे हमारा नॉर्मल टैक्स रिजीम का। एनटीआर का है, तो बचे अब करंट टैक्स आपने कंप्यूट करना है। करंट टैक्स में बचे सबसे पहले एनटीआर का नॉर्मल टैक्स रिजीम 17630, इसका बचे 34%। और इसी तरह से बचे एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम 900 का 10%। इसकी 90 सर फिगर 5994 5994। जी टोटल हो बच्चे जाएगा 6084। 6084 करंट टैक्स की फिगर। ठीक हो गया जी बच्चे। अब बच्चे इसके बाद हमें कंप्यूटेशन करनी है डेफर्ड टैक्स की। अब हमें डेफर्ड टैक्स मैं कह रहा था अगली दफा नहीं गलती होती फिर। हाँ, अब जब भी अब देखेंगे ना इसका सोल्यूशन, आपको याद आ जाएगा ये कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी कोई मसला नहीं है, एग्जाम में भी अगर आपने शुरू कर दिया, आपको पता चला, वहीं पे छोड़े, एक हल्की सी लाइन लगाएं और आगे स्टार्ट करें। अच्छा बच्चे, अब डेप्रीसिएशन की फिगर। अब आपने मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 बताना है। डेप्रीसिएशन कितनी फिगर है बच्चे? 3000 थी जी बच्चे। 3000 का कितनी फिगर? 34%। 34%। आपने फिगर मुझे कंप्यूट करके बताई थी 1020। यही फिगर बताई थी ना, 1020। यस सर। अच्छा बच्चे, अकाउंटिंग का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस के साथ कंपैरिजन करना है हमें। याद आई ना बात जी? मैं अभी लिख भी देता हूं आपको, ताकि आपको अप्रोच याद हो जाए, क्योंकि काफी पुराना पड़ा हुआ। अकाउंटिंग का एक्सपेंस अगर टैक्स के एक्सपेंस से कम हो तो इस सिचुएशन में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होता है। इसी तरह से बच्चे, अगर अकाउंटिंग का एक्सपेंस ग्रेटर हो टैक्स के एक्सपेंस से, तो इस सिचुएशन में बच्चे डेफर्ड टैक्स इनकम। और इनकम के केस में आपको पता ही है, इनकम के केस में क्या है, वो भी बच्चे मैं बता देता हूं। अकाउंटिंग की इनकम अगर बच्चे अकाउंटिंग की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा हो, जी 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 बिल्कुल सही, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, तो ये डेफर्ड टैक्स इनकम होती है। और लास्ट वन बच्चे, अगर अकाउंटिंग की इनकम कम हो टैक्स की इनकम से, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबल रहे। अकाउंटिंग की बच्चे इनकम लेस हो टैक्स की इनकम से, तो बच्चे इस सिचुएशन में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनता है। तो ये अप्रोच सारी मैंने आपके सामने लिख दी ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब आपके सामने है सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रीसिएशन। अब मैं ये सिंपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ले रहा हूँ, लीज्ड एसेट की नहीं ले रहा हूँ।
3000 इसका 34%, फिगर बच्चे बनी थी हमारी 1020। अच्छा बच्चे, अब ये बताना है कि अकाउंटिंग का एक्सपेंस कम था, टैक्स का एक्सपेंस ज्यादा है, तो बच्चे कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है या इनकम? डेफर्ड टैक्स इनकम है सर। एक्सपेंस है फहद भाई, ये रूल है, ये रूल है, पढ़िएगा जरा। सर एक्सपेंस है सर, पहले वाला आएगा। बिल्कुल पहले वाला है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस था 3000 ज्यादा अकाउंटिंग के एक्सपेंस, तो टैक्स एक्सपेंस ग्रेटर देन अकाउंटिंग एक्सपेंस। समझा पाया हूं आपको मैं ये बात? यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना सबको बात? यस सर। जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट लीज एसेट की भी ले लेते हैं बच्चे, डेप्रिसिएशन। उसकी बच्चे फिगर कितनी थी? 3750 बताई थी ना आपने मुझे, और इसका 34%। जी 1275 27 275 1275। अब रूल अप्लाई करके मुझे बता दें, ये आपके सामने रूल है। इधर ये तो बताया नहीं हुआ कि इनकम है सर, ज्यादा या टैक्स की ज्यादा। इनकम है। नहीं, टैक्स एक्सपेंस तो इसका है ही नहीं है, जीरो है, ये तो है ही अकाउंटिंग एक्सपेंस। अफाक भाई ओके सोचिए। ओके हाँ, अब आप रूल अप्लाई करें, रूल सर, अप्लाई ये करके इनकम बता। होगी। इनकम होगी, शाबाश, इनकम होगी। अब इनमें से एक्सपेंस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इनकम को नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए भी, आपको याद है मैंने यही कहा था ना, हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए पॉजिटिव यूज कर रहे होते हैं, तो इनकम के लिए यहाँ पे नेगेटिव यूज कर लेते हैं, एक्सपेंस के लिए पॉजिटिव। एक ही इफेक्ट सर होता है। इनकम कैसे बन रही है सर, समझ नहीं आई। देखिए बच्चे, रूल क्या था, अकाउंटिंग का एक्सपेंस अगर टैक्स के एक्सपेंस से ज्यादा हो। अब यहाँ पे आप अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लीज एसेट रिकॉर्ड करते हैं, तो जब लीज एसेट आपने रिकॉर्ड किया तो उस पर डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर दी 3750 की। टैक्स वाले ने जी लीज सर। एसेट माना, टैक्स वाले ने लीज एसेट माना, नहीं सर वो तो नहीं मानेगा। तो उसने क्या डेप्रिसिएशन ली? नहीं सर वो भी नहीं ली, वो तो सर रेंट से लागू कर दिया ना उसकी मैं। तो जीरो हो गई डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग की एक्सपेंस, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन ग्रेटर देन टैक्स डेप्रिसिएशन, तो डेफर्ड टैक्स इनकम बन गई। जी बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको क्लियर हुई है ना ये बात? चले जी बच्चे, नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब लीज का काम शुरू हुआ है, तो लीज का काम पहले खत्म कर ही देते हैं। लीज के लिए एक और बात भी थी, वो क्या आनी चाहिए इस केस में? इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया। इंटरेस्ट की फिगर बच्चे कितनी? 1498, ये यस 1498 509। अब मुझे बताइएगा, ये इनकम है या एक्सपेंस? सर ये भी इनकम है। मैं सर शाबाश, बिल्कुल सही है जी। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंटिंग वाले ने कैलकुलेट किया है, टैक्स वाला तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को मानता ही नहीं है। अच्छा, टैक्स वाले के लिए खर्चा क्या है फिर? लीज रेंटल, वो लेना पड़ेगा अब हमें। वो गलती ना कर दीजिएगा कि वो छोड़ दें, वो ले ही ना, ये याद रखिएगा ये बात। लीज रेंटल कितना है बच्चे? 5000। इसका कितने परसेंट है? 34%। अब अगर आप मुझे ये बता देना, ये अमाउंट नहीं, ये मुझे बता दें कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सर कॉन्सेप्ट समझ। एक्सपेंस है ये। शाबाश, एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है जी।
1700 का एक्सपेंस है। अब्दुल अफजल जजाकल्लाह। बच्चे आप सब लोगों को बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे, ये रूल आप अपने सामने रखिएगा। ये टैक्स का एक्सपेंस है, अकाउंटिंग का सर खर्चा फर्स्ट नहीं। वाला गेन आ गया। बिल्कुल ठीक, पहली पहली इंफॉर्मेशन आ गई, बिल्कुल सही होगा जी, जजाकल्लाह। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, इसके बाद सर ये क्या हम इंफॉर्मेशन करंट है? टैक्स की वर्किंग में भी कर सकते हैं सर। जो इनएडमिजिबल है सर वो टैक्स की बेस से 0 है, और सर जो एडमिजिबल है वो अकाउंटिंग की बेस से 0 है सर। बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन जो होती है वो हमारी डेफर टैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डेफर टैक्स की वर्किंग उसको देख के की जाती है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल को देखेंगे ना, वो डेफर टैक्स की वर्किंग करने लगेगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन ला के दो, मैं फिर डेफर टैक्स की कंप्यूटेशन देखूं। वो पहले टैक्सेबल प्रॉफिट अपने सामने रखेगा, पिक करेगा, और वहीं से ही उसको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये डिफरेंसेस आएंगे, और उस पर उसने डिफरेंट टिक्स यूज करने होते हैं कि ये डिफरेंस टैक्सेबल के लिए कौन सा होगा, डिडक्टेबल के लिए क्या होगा, परमानेंट डिफरेंसेस के लिए क्या होगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उसको दोबारा रिकॉल करना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो। वो हमेशा, आप देखिएगा जो प्रोफेशनल बंदा होगा ना, जब भी आप वर्किंग कर लेंगे ना उसके साथ, वो हमेशा आपको कहेगा मेरी वर्किंग लेके आओ जो मैंने वर्किंग की थी। पार्टनर लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो, वो कहेगा मेरी वर्किंग लेके आओ, पहले छोड़ो ये सब काम, जो मैंने वर्किंग की हुई है। वो बार बार नहीं वर्किंग करना पसंद है, वो हर चीज वो सामने लिख लेते हैं। तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट आप भी जब भी क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट एक दफा सामने जरूर रखिएगा। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल अफाक भाई आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट, अब ये आपने यहाँ तक काम कर लिया, एक फिगर रह गई हमारी, वो कौन सी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना इसकी अमाउंट कितनी आएगी, अभी पता चल जाता है कि आप लोगों को वर्किंग समझ में आई है या नहीं समझ में। फिगर क्या आनी चाहिए इसमें? 120। नहीं नहीं सर नहीं, 120 मल्टीप्लाई बाय 34%। ये फिगर आएगी 120 माइनस 50। नेट कर लेते हैं ना। अकाउंटिंग वाले के लिए ये खर्चा है, टैक्स वाले के लिए ये है खर्चा, तो नेट 70 आ जाएगा। मैं यही बोल रहा था कि वो 50 नीचे भी तो हम लिख सकते हैं ना, अगर नेट ना हाँ करना हो तो बिल्कुल 50 को नीचे लेके जाना। बिल्कुल सही कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है जी, जजाकल्लाह। 34%। जी बच्चे बताइएगा 24। अच्छा अब ये बताएं ये इनकम है या एक्सपेंस? सर इनकम है, एक्सपेंस है इनकम, सर, एक्सपेंस। इनकम है। हाँ इनकम ही है सर। इनकम है, अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है, ये जी देख जी लें। सर, ठीक है सर। ठीक हो गया ना, तभी रूल मैंने एक दफा रिकॉल करवा दिया कि आपको याद हो जाए। 50 समझा दूं। अच्छा सैफ भाई, ये 50 जो था, ये हमने कहा ना कि ये देखें जब हम टैक्स की कंप्यूटेशन करने लगे थे तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ टैक्स वाले के लिए ये एक्सपेंस था, अकाउंटिंग वाला कहते हैं मेरे लिए ये एक्सपेंस है। तो 120 और 50 इन दोनों को हमने नेट ऑफ करके कहा दिया ओवरऑल अकाउंटिंग के एक्सपेंस 70 से ज्यादा है। तो अकाउंटिंग के एक्सपेंस 70 से ज्यादा है तो हमने 70 का इंपैक्ट ले लिया, ठीक है। तो टैक्स वाले ने कहा हुआ है ना, आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा हुआ है, टैक्स वाला कहता है कि एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मेरे मुताबिक एडमिजिबल एक्सपेंस है। अकाउंटिंग वाला कहता है मैं प्रोविजन को भी अलाउ करता हूँ, टैक्स वाला कहता है मैं प्रोविजन को नहीं मानता हूँ। तो ये हमने इसको रिवर्ट किया, उसको एड बैक कर दिया और उसके लिए एक्सपेंस ले लिया। अच्छा बच्चे अब टोटल कर दें, बस बात ही खत्म हो गई। ये थी टैक्स की वर्किंग। सर 912। 912 इनकम या एक्सपेंस? सर ये बन रहा है एक्सपेंस। 1700 102 जी बिल्कुल एक्सपेंस बन रहा है, इनकम नहीं एक्सपेंस बन रही है।
1700 और 1020 ये फिगर्स बड़ी हैं, दोनों फिगर्स टोटल करेंगे तो 2720 फिगर आ जाएगी। जी सर एक्सपेंसिव बन गई। जी ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब प्रायर ईयर का इफेक्ट भी आ रहा है जनाब इसके अंदर, वो भी तो लें। वो मुझे अब आपने पिक करके बताना है प्रायर ईयर की फिगर कौन सी। सर वो जो परचेजेस की थी हमने, जो अगले साल शाबाश, पे रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, एक्सीलेंट। जो आपने प्रीवियस पीरियड की परचेजेस ली थी जी बच्चे, उसका इफेक्ट बताइएगा 34%। 544। 544 मुझे बताइएगा, इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। वो कैसे? सर क्योंकि पिछले साल रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। नहीं अच्छा, इस साल से की कह रहे हैं कि इस साल कम हुए या पिछले साल एक्सपेंस इस साल का इस बताएं, साल पिछले साल का सर इस साल तो कम कम हो होना जाएगा। चाहिए। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चले नेगेटिव लगा दें, ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा अब नोट बनाते हैं, टैक्सेशन का नोट बना लेते हैं। सबसे पहले करंट टैक्स, फिर उसके बाद बचे प्रायर ईयर और डेफर्ड टैक्स। जी बच्चे, करंट की क्या फिगर कंप्यूट की थी आपने? सर 6084। टोटल बता दो। 6452। 6452। बच्चे अब टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, फिर उसके बाद ऊपर फिगर लिख देंगे। टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन बना दे। जी बच्चे, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट 21212। अच्छा बच्चे, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट एट क्या रेट है बच्चे? 34%। ये हमारी नीट रिक्वायरमेंट है जो मैं ये सॉल्व कर, ये बी रिक्वायरमेंट नीट है, ये हमारा नोट है, ये नोट बन रहा है। टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सर 6084। एक मिनट सर। नहीं सॉरी सर, सॉरी वो मैं टैक्सेबल प्रॉफिट ले लिया था। सर ये 7212। ठीक हो गया जी। मुझे अब्दुल्ला साहब ने भी यही फिगर बता दी, 7212। ये बच्चे टैक्स की फिगर आ गई। अच्छा आप प्रायर ईयर का इफेक्ट ले लें। प्रायर ईयर की फिगर ऊपर ली हुई है हमने 544, इसमें से लेस हो गई। ठीक हो गया जी बच्चे। और कौन सा इफेक्ट आना है बताएं, कोई आना भी है या नहीं आना? क्योंकि कोई परमानेंट डिफरेंस हमने नहीं देखा, कोई एग्जम्प्टेड इनकम हमने कोई नहीं देखी। प्रायर ईयर का इफेक्ट हमने देखा था, रेट चेंज भी नहीं है। बातें याद आ रही है ना? रेट चेंज लेते थे, प्रायर ईयर का इफेक्ट लेते थे। लिखता जाऊं ताकि आपको याद हो जाए। शाबाश, बच्चे ने पिक कर ली है बात। चले मैं लिख दूं पहले बातें। प्रायर ईयर लेते थे, एग्जम्प्टेड इनकम यूज करते थे, परमानेंट डिफरेंस यूज करते हैं। सर वो एफटीआर वाला नहीं आएगा इसमें? जी वही आना था, वो बता दिया बच्चे ने, वही आना, बिल्कुल सही। अच्छा
परमानेंट डिफरेंस लेते थे, रेट चेंज का इफेक्ट अगर हो वो लेते हैं हम इसके अंदर, और डिफरेंट रेट्स अगर हो तो वो रिकॉन्सिलिएशन के अंदर ये इफेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे प्रायर ईयर था ना, एग्जम्प्टेड थी ना, परमानेंट डिफरेंस था, ना ही रेट चेंज था, डिफरेंशियल रेट था, बिल्कुल वो आ गया, तो डिविडेंड का इफेक्ट। अच्छा बच्चे, डिविडेंड कितने पे बचे? 900 पे। रेट का यूज किया 20%, कितने से इफेक्ट आ जाएगा? 24%। 34% लिया ना हमने, डिविडेंड पे रेट अप्लाई होना था 10% से, तो डिफरेंस कितने से बन गया? डिफरेंस बन गया 24% से, बिल्कुल ठीक हो गया जी। 216 ऐड होगा या लेस होगा, ये अब आपने बताना। सर लेस तो होगा सर। लेस होगा, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, अब बता दे टोटल आ गया। सर ये लेस होगा क्यों सर, ये बता दें, वो तो मैंने इक्वल करने के लिए कहा है कि लेस होगा। लेस इस वजह से होगा, देखें अफाक भाई, आपने इस पे 34% रेट अप्लाई कर दिया, इसमें 900 रुपए की एक इनकम थी जिसपे तो रेट 10% अप्लाई होना था, इसका मतलब है इस पे आपने 34% से टैक्स लगा दिया, टैक्स तो लगना था 10% से, 24% से ज्यादा टैक्स ऐड किया हुआ, वो टैक्स को कम करो। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला अफजल, बात समझ आई है आफाक? जी सर। टोटल बताइएगा बच्चे। 6452 6452 एग्री कर गया बच्चे? 645 यस सर, एग्री कर गया। ठीक हो गया बच्चे। तो बच्चे ये फिगर अब पर मेंशन कर देते हैं 645। टोटल फिगर बच्चे सर 14760। जी बच्चे, तो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ना बच्चे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? सर क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें ना चीजें काफी हैं, मतलब ना वो मिस हो जाए कोई भी तो उससे फर्क आ जाएगा वर्किंग में। अच्छा, आपने कोशिश ये किया करनी है कि एडजस्टमेंट हमेशा पहले सॉल्व करनी। मैं जब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस तो भी हमने काफी करने, करीब करीब क्लास में हमारे 10 के करीब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, जब हमें एडजस्टमेंट्स आ जाए तो सबसे पहले अपने एडजस्टमेंट, उसके ट्रिक्स भी मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है जी बच्चे? फिर अच्छा बच्चे, 24 मार्क्स का था, तो हर पेपर में राउंड अबाउट इतने मार्क्स का क्या आता है? मतलब अगर ये पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको बस 25 मार्क्स और लेने हैं ऑलमोस्ट, ये अगर आपने अच्छा सॉल्व कर लिया। हाँ अच्छा सॉल्व कर लिया, लेकिन ये है कि ये मेरी बात याद रखिएगा, इसको कभी भी पहले, आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, याद रखना हारून, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनको अगर हम पहले शुरू में स्टार्ट कर देना तो पूरा पेपर खराब कर देते हैं। जैसे जैसे और कंसोलिडेशन भी है। हाँ नहीं, कंसोलिडेशन किया जा सकता है, फिर भी अगर आप पहले नंबर पे सॉल्व करते हैं तो पूरा पेपर खराब हो जाता है, और अगर आप सबसे आखिर पे सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन खराब हो जाता है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल आखिर पे भी नहीं करना है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर आप आखिर पे छोड़ेंगे तो देखना आपको मेजोरिटी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ही पूरा रह गया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। देख ले, पूछ के देख लीजिएगा, मैं आपको मेजोरिटी बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो आखिर पे छोड़ते हैं ना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल लास्ट पे करूंगा, वो क्वेश्चन रह जाता है। इसको ऐसा क्वेश्चन है ये कि अगर पहले नंबर पे करेंगे पूरा पेपर खराब करेंगे, पूरे पेपर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल आखिर पे करेंगे क्वेश्चन खराब हो जाएगा, और क्वेश्चन भी कम मार्क्स का नहीं होता ये, इसको आपने बिल्कुल दरमियान में भी नहीं रखना, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पे आपने इसको सॉल्व करना, और इसके लिए सर टाइम इसमें तो एलोकेट करना है स्ट्रिक्टली
कंटिन्यूसली टाइम एलोकेट करना है। मैंने इसको 34 मिनट्स देने हैं, 40 मिनट्स देने हैं, जिस सिचुएशन में भी हो ये क्वेश्चन आपने छोड़ देना है इसको जो एलोकेट किया है टाइम, इसको उतना ही टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। हाँ, बाकी क्वेश्चन करने के बाद अगर टाइम सेव हुआ तो इस क्वेश्चन पे फिर आना वापस, दोबारा इस क्वेश्चन पे वापस नहीं आना। ये पेपर का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्दर 4 मिनट्स और स्पेंड करूं, मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा पूरा, तो कर लें, 4 मिनट्स लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अगले 10 मिनट भी लगा दूं तो इस क्वेश्चन का कोई ये मेरा वक्त जाया करेगा, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इस खुशी में कि मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्री कर जाए और मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी बहुत ही अच्छी होगी, नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। आपको सेटिस्फाई होकर नहीं निकलना, आपको पेपर पास करना। तो आप, और ये इस क्वेश्चन में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के सवालों में। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप दरमियान में छोड़ के आगे चले जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं, पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा दोबारा, पूरा एक एक इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन सारा आपके माइंड से निकल जाना। तो अगर आपको लग रहा है 4 to 5 मिनट्स में फर्दर स्पेंड कर दूं एलोकेटेड टाइम से तो मेरा क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर लगा ले। लेकिन अगर आपको लग रहा है 15 मिनट 20 मिनट चाहिए तो नहीं जरूरत, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, बजाय इसके कि एक क्वेश्चन के ऊपर वक्त जाया करते। ठीक है ना बच्चे? सर आप मुझे तो मैं ओके सर मैंने ये कहना था, सुबह भी की क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, आप मुझे 2 मिनट देते हैं। मुझे ना अंडरटेकिंग में बस एक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन थी, मैं आपसे 2 मिनट में पूछ रहा हूँ, बस 2 जी मिनट पूछ जैसे लें। मुझे। सर मैंने सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन किया है, लेकिन वो मेरे से ना अजीब सी वो एक स्टेटमेंट पूछ है, वो स्टेटमेंट नहीं मुझे समझ आई। मैं वो स्टेटमेंट आपको ना पढ़ के बता देता हूँ। सर वो कहता है कि, मैं 1 मिनट, बस 2 मिनट रुकें सर। सर ये लिखा हुआ है, आई हारून अहमद उस्मान सन ऑफ मोहम्मद उस्मान हैविंग CRN by appearing in exams from home under remote proctoring invigilation environment understand and agree। तो मैंने तो ऑनलाइन के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने तो सेंटर बेस्ड किया है, तो ये स्टेटमेंट क्यों मुझे दे रहा है कि मैं इसको एग्री करूं? ये तो ऑनलाइन का आपका आया हुआ है, पता नहीं ये सर यही मैंने पूछा था, मैं सेंटर बेस्ड मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये क्यों मुझे आ रहा है फिर? तो सर वो बाकी स्टूडेंट्स तो उस केस में ले रहे हैं ना कि अगर आप सेंटर बेस के बाद सेंटर बेस कैंसिल हो जाता है तो आप ऑनलाइन देना चाहेंगे या नहीं? जैसे ये सबको आ रहा है ना, फिर मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बस ये कंफर्म कर रहा मैंने हूँ। अभी किया नहीं है, मैंने अभी करना है, लेकिन सर ये ऐसी स्टेटमेंट ही आएगी क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट ली है कि अगर सेंटर बेस नहीं होता तो आप अपनी फी कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहिए या ऑनलाइन देना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है ये। अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि हमारे भी यही था, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम अंडरटेकिंग दे रहे थे, सबसे पहले अंडरटेकिंग में वो पूछता था कि आप फिजिकल को प्रेफर करेंगे या ऑनलाइन को। हमने पिक किया था कि हम फिजिकल को करेंगे। फिर उसने साथ ही कहा था कि इन केस अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलती फिजिकल की, तो क्या आप अपनी फी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या ऑनलाइन में जाएंगे। देन हमने ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया, तो फिर उसके बाद वो हमें कह देता था कि आपने पिक कर दिया रिमोट प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट को, कि इन केस अगर गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती है, हमें इजाजत नहीं देती है फिजिकल की, तो फिर हम रिमोट प्रोक्टोरिंग इन्वायरमेंट में एग्जाम्स में अपीयर होंगे। ठीक है, यही ऑप्शन आ रही थी, आप ये लोग सर बस करके देख लीजिए। मेरे ख्याल में यही आफाक है, सही बात कह रहा है, तो इन केस अगर वो बिल्कुल ठीक है। चले, अच्छा, आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, कीजिएगा। हादी लिमिटेड का क्वेश्चन है, हादी लिमिटेड का। मैंने आपको जो किट सेंड किया है रात को, टेंटेटिव, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स अभी मैं देखूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। उसमें एक क्वेश्चन है हादी लिमिटेड का, कोशिश कीजिएगा बच्चों से सॉल्व करने की, 2017 के अटेम्प्ट का। ठीक है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का, बल्कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कल का हमारा इंशाल्लाह टारगेट भी वही है। ठीक हो गया बच्चे? तो अपना ख्याल रखिए जी बच्चे। सर ये इसकी PDF लाजमी अभी अगर जल्दी सेंड कर दें, क्योंकि ये नोट नहीं किया, खुद अटेम्प्ट करूंगा, तो सर वो काइंडली सर लिंक भी सर जल्दी सेंड कर दें दोनों का सर। जी मैं अभी सेंड कर रहा हूँ।
मैं अभी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, लेकिन लिंक जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद मैं आके करता हूँ। ठीक हो गया जी बच्चे? ठीक है सर, दोनों सर कर दें, सुबह की क्लास का भी सर। ठीक है जी बच्चे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।